अभी जो इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था उसमें आपके बारे में यहाँ पे यानी कि पीरियोडिसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जैसे कौन कौन से अर्लियर अटेम्प्ट्स हुए थे जो कि आपके जो पीरियोडिक टेबल है उनको बनाने के लिए किया गया था। इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से थे, जिसमें मैंने आपको बताया था डॉबरनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स के बारे में, साथ ही साथ लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, और इसके साथ साथ हम लोगों ने मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके बारे में चर्चा की थी। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्या एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है या फिर एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। अगर एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है तो क्यों बेस्ड है, किसने दिया था इसको। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है एटम की, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह लीजिए एटम की होती है। और इसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया है, क्योंकि जो एटॉमिक वेट है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल वो होती हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं, जो चेंज नहीं होती हैं, उनको हम कहते हैं। तो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है वो अगर नहीं बदल रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर जो है वो एटम का कैसा होता है, वो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जबकि एटॉमिक वेट एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होता है। और ये किसने बताया था, मोजले ने बताया था। उनके जो एक्सपेरिमेंट है उनके थ्रू इन्होंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर है उससे अगर पीरियोडिक लॉ बनाए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उससे आप एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी कि उसको आसानी से आप यहाँ पे वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे आज कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ध्यान से सुनिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने क्या कहा था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसे क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन their एटॉमिक नंबर, टू देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब ये होता है कि एक इक्वल इंटरवल में अगर हम या फिर जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनको उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अगर हम उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो एक इक्वल इंटरवल के बाद, ठीक है, एक इक्वल इंटरवल के बाद, एक कुछ अंतराल के बाद जो कि एक तरीके से समान अंतराल हो, तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जब आपने एटॉमिक नंबर को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बेसिस माना, तो ऐसे में मेंडलीफ की कुछ कमियां थी जो कि दूर हो गई। तो यहाँ पे मेंडलीफ की ऐसी कौन सी कमी थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से सबसे पहला है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा है यहाँ पे डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर, यानी कि हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के कुछ यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको उसको दूर किया गया। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एनोमलीज ऑफ मेंडलीफ टेबल जो है वो कुछ क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। साथ ही साथ एलिमेंट्स जो डिसिमिलर थे उनको भी एक साथ रखा गया था, उसको भी हटाया गया, यानी कि डिसिमिलर एलिमेंट को साथ में रखने का कोई मतलब नहीं था। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी जो पोजीशन था वो भी डिफाइन हुआ कि कैसे कहाँ पे रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट जो है उनको भी पहचाना गया, उनको भी हटाया गया।
साथ ही साथ यहाँ पे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को डिफाइन किया गया, एर्थ ग्रुप एलिमेंट्स को भी डिफाइन किया गया यानी कि जीरो ग्रुप को डिफाइन किया गया, और इसी के साथ साथ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के बारे में भी बताया गया। ठीक है, तो इससे जो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी कई सारी कमियां दूर हुई। तो कौन कौन सी कमियां दूर हुई ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ। वो है आपके पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिसिमिलर elements are placed together dissimilar elements are placed together। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगला है आपका वो है यहाँ पर पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की पोजीशन यहाँ से आपको जो पोजीशन थी उसको सही किया गया। इसी क्रम में और भी चीज़ें थी जैसे कि आपका है यहाँ पे एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। इसके साथ साथ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को भी डिफाइन किया गया। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बाद पोजीशन ऑफ एर्थ ग्रुप एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एर्थ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगला जो है वो है आपका ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपके जो यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कमी थी उनको क्या किया गया, दूर किया गया। ठीक है, और इनमें ये सारी कमियां थी जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो है इसे जनरली हम एल्कली मेटल्स के साथ भी रखते थे, और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इसकी जो पोजीशन है वो आपकी हेलोजन के भी साथ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये H+ और H- दोनों फॉर्म में रह सकता है, यानी कि H+ अगर फॉर्म में रहता है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है अपने अपने आउटर मोस्ट शेल से, और ऐसे ही अगर H- के फॉर्म में है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब भी कभी H+ के फॉर्म में होगा तो ध्यान रखिएगा कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, H+ के फॉर्म में होने पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा किसकी तरह, एल्कली मेटल्स की तरह। और जब भी कभी H- के फॉर्म में होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, हैलोजेंस की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कब हैलोजन और कब ये आपका एक तरीके से एल्कली मेटल्स की तरह बिहेव करेगा। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर H+ है behaves like alkali metals। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें H- किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है,
तो इससे क्या पता चलता है आपको कि या तो इसे हम फर्स्ट ए ग्रुप में रख दें या तो इसे हम सेवन्थ ए ग्रुप में रख सकते हैं, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसे कहाँ रखा गया है, फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। यानी कि इसे हम कहाँ रख सकते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में रखते हैं। तो हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप में एल्कली मेटल्स के साथ रखा गया है, ठीक है। किसके साथ रखा गया है, एल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है। इसी के साथ साथ डिसिमिलर एलिमेंट्स जो एक साथ रखे गए थे उनको भी क्या कर दिया गया, अगर देखा जाए तो उनको भी अलग अलग पोजीशन दी गई। यहीं पे पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लेंथेनाइड यानी कि लेंथनम के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जैसे लेंथेनाइड्स, ठीक है। आपने आपने एस ब्लॉक ब्लॉक पढ़ा है, पी ब्लॉक पढ़ा है, डी ब्लॉक पढ़ा है और एफ ब्लॉक देखते हो आप। तो एफ ब्लॉक में दो तरीके के यहाँ पे सीरीज चलते हैं, एक लैंथेनाइड सीरीज चलता है और एक चलता है आपका एक्टिनॉइड सीरीज चलता है। तो लैंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको जनरली हम क्या करते हैं, रेयर अर्थ मेटल यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। जो आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसके बारे में भी जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हैं उससे उनमें पोजीशंस के बारे में पता चला, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट के पोजीशन के बारे में पता चला। एनामेलस पेयर ऑफ एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, एनामेलस पेयर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स का पेयर बना दिया गया था जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी और उनका जो प्रॉपर्टी था वो बाकियों से मिसमैच करता था, तो उसको भी हटा दिया गया। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें जनरली एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, पर एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उस समय आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में नहीं बताया गया था। तो बाद में जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो उससे पता चला कि ऐसे आइसोटोप्स जो थे वो एक तरीके से इनको डिफरेंट उसमें ना रख करके या डिफरेंट ग्रुप में ना रख करके सेम ग्रुप में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, सेम ग्रुप में रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि आइसोटोप जो हैं वो एक ही एलिमेंट के होते हैं और एक ही एलिमेंट का होने का मतलब उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर का एक ही अगर कॉलम है या एक ही अगर छोटा सा ग्रुप है तो उसमें एक में ही होगा, अलग अलग जगह पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक में ही होगा, अलग अलग जगह पे नहीं होगा। तो आइसोटोप्स की भी पोजीशन को डिफाइन किया गया। इसके साथ साथ एर्थ ग्रुप एलिमेंट जिसे नोबल ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नोबल ग्रुप एलिमेंट के साथ साथ आप इसे और भी नाम दे सकते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट, इनर्ट गैस ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इसका भी बाद में पोजीशन आखिरी में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिरी में रखा गया। और इसके साथ साथ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो कि एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं, यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जनरली ध्यान रखिएगा कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए, आर्टिफिशियली, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के बारे में भी इसमें बताया गया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि मेंडलीव की कौन कौन सी यहाँ पे कमियां थी जिसको बाद में सही किया गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम अब पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्ट गैसेस के बारे में, उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। अगली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लासिफिकेशन of elements on the basis of electronic configuration. On the basis of electronic configuration.
यानी कि तत्वों का वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इसमें कौन कौन से तत्व यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो बोर के हिसाब से यानी कि जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील्स बोर, बोर के हिसाब से जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से वो 4 कैटेगरीज हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कौन से हैं, इनर्ट, यानी कि इसमें आते हैं इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज, ठीक है। इनर्ट गैसेज या जिसे हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स या जिसे हम कहते हैं सामान्य तत्व। इसके साथ साथ अगला है आपका वो है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। और अगला है आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या जिसे हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो इनर्ट गैसेज हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है, साथ ही साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये टोटल कितने हैं, 4 यहाँ पे क्लासिफिकेशंस हैं। और किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू बोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 4 है। इनर्ट गैसेज हो गया, जिसे अक्रिय गैस कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव या प्राविधिक या जिसे हम क्या कहते हैं सामान्य तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन जैसे संक्रमण तत्व कहते हैं, और इनर ट्रांजिशन जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनर्ट गैसेज क्या हैं, ठीक है, या इनर्ट गैसेज कौन कौन सी हैं। इनर्ट गैसेज या जिन्हें हम क्या कहते हैं अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनर्ट गैसेज की बात करें, अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें यानी कि अक्रिय गैसों की बात करें, तो इनमें जो आउटर मोस्ट एस और पी सबसेल होता है वो फुलफिल्ड होता है, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NH2 NP6। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NH2 NP6 होता है। और अगर यहाँ पे देखें तो इनर्ट गैसेस जो हैं इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, यहाँ पे हीलियम को छोड़ करके। हीलियम का कितना होता है 1s2 होता है, तो उसमें NH2 NP6 नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1s2 होता है। बाकी सभी में NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है, हीलियम, हीलियम को छोड़ करके। हीलियम का कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, तो इसी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है 1s2 आता है, ठीक है, 1s2 आता है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जनरली नॉर्मल कंडीशन में ये केमिकल एक्टिविटीज शो नहीं करती हैं, ठीक है, डू नॉट शो केमिकल एक्टिविटी, केमिकल
एक्टिविटी इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि रासायनिक रासायनिक सक्रियता, तो देखें तो सक्रियता यानी कि केमिकल एक्टिविटी का मतलब होता है रासायनिक सक्रियता को ये तो नहीं करती हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या है, स्टेबल है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, रीजन है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने फुलफिल्ड हैं। आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुलफिल्ड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं आपके इनर्ट गैसेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वो है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये आपके टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें आते हैं इनर्ट गैसेज में। तो इनर्ट गैसेज में हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो जेनॉन है उसके ज़्यादातर आप देखेंगे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, वो भी स्पेशल कंडीशंस में। तो इनमें से सिर्फ जेनॉन और क्रिप्टॉन है जो कि ज़्यादातर आपके क्या बनाते हैं, कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी स्पेशल कंडीशन में। अदरवाइज बाकी जो हैं वो आपके क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी कि केमिकल या कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला जो टॉपिक है वो है आपका, अभी तक आपने इनर्ट गैसेस देख लिया, इनर्ट गैसेस के बाद अगला है रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगला है आपका रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव या फिर अगर हम देखें नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में, तो एलिमेंट्स इन विच एटम हैज ऑल सेल कंप्लीट एक्सेप्ट आउटर मोस्ट सेल विच इज इनकम्प्लीट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं। ऑल सेल कंप्लीट, ऑल सेल्स कंप्लीट एक्सेप्ट आउटर मोस्ट एक्सेप्ट आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल को छोड़ करके बाकी सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इन विच एटम्स हैव ऑल सेल्स कंप्लीट एक्सेप्ट आउटर मोस्ट सेल विच इज क्या होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल में वो लगभग 1 to 7 से वैरी करते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल है सबसे बाहरी यहाँ पे जो कोष है उसमें अगर हम देखें तो एलिमेंट्स 1 to 7 क्या करते हैं, वैरी करते हैं, यानी कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1 से लेकर के NS2 यहाँ पे और NP5 तक होता है, ठीक है। NS2 NP5 तक यहाँ पे होता है। तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें आउटर मोस्ट सेल में तो कितना होता है, 1 to 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल वेरीज फ्रॉम 1 to 7। 1 to 7 वेरी करने का मतलब NS1 to NS2 NP5 ऐसे करके होगा आपका,
तो इनको जनरली हम क्या कहते हैं यहाँ पर, नॉर्मल एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इनमें जनरली मेटल्स हैं, सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स भी आते हैं, ठीक है। यानी कि दीज कंसिस्ट ऑफ सम मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सम मेटल्स, ठीक है, ऑल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ मेटल्स हैं, ध्यान रखिएगा, सभी नॉन मेटल्स हैं यानी कि सभी अधातुएं हैं, और मेटलॉइड्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु के नाम से जानते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु के नाम से जानते हैं। ये आपके कैसे हैं, अधातु हैं। ये आपका क्या है, ठीक है। यानी कि धातु पाई जाती है, लेकिन कुछ धातुएं पाई जाती हैं। सभी धातुएं अगर देखेंगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह पर धातु हैं। जैसे डी ब्लॉक में एलिमेंट्स की अगर बात करें तो उनमें भी मेटल्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एफ ब्लॉक में भी क्या है, मेटल्स हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सम मेटल्स लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अगर देखेंगे आप तो जनरली इनका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें वेरी करता है, कितना, 1 to 7 वेरी करता है, ठीक है। यहीं पे अगर देखेंगे तो ये एलिमेंट्स जो नेचर में अवेंडेंट रूप में होते हैं और साथ ही साथ नेचर में एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करें तो अवेंडेंस यानी कि पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और इसी के साथ साथ प्रकृति में ये सक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अवेंडेंट एंड एक्टिव इन नेचर। एक्टिव इन नेचर मतलब प्रकृति इनकी कैसी होती है, रिएक्टिव नेचर की होती है, ठीक है, सक्रिय अवस्था में पाई जाती है, और इसी वजह से इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कैसे चलता है, NS1 NS2 NS1 NS2, ठीक है। इसके साथ साथ NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 और NS2 NP5। इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन चलता है, ठीक है। NS1 हो गया, NS2 हो गया, NS2 NP1 हो गया, NS2 NP1 हो गया, NS1 NS2 NS2 NP1 NS2 NP2 के साथ साथ आपका NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5। ये सब आपके यहाँ पे देख सकते हैं। सभी के सभी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके इस तरीके से, आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, लगभग 7 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, लगभग यहाँ पर 1 to 7 से वेरी करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप को सिग्निफाई करते हैं जिससे वो एलिमेंट बिलोंग करता है। जैसे कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 7 है तो 7th ग्रुप से, अगर आउटर मोस्ट सेल में 3 है तो 3rd ग्रुप से बिलोंग करेगा। यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल सिग्निफाई द ग्रुप, ठीक है। number of electrons present in the outermost cell signifies, इसके बारे में बताता है, ग्रुप के बारे में बताता है, यानी कि किस वर्ग में पाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताता है, ठीक है। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेटिव, या जैसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं।
इसी के साथ साथ अगला है वो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे वो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें आउटर मोस्ट सेल और इसके साथ साथ पेनल्टीमेट सेल यानी कि नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट से जस्ट पहले का अगर देखें तो वो आपके क्या होते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट होते हैं, आर इनकम्प्लीट। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल और साथ ही साथ यहाँ पे जो पेनल्टीमेट सेल होता है नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट, ये इनकम्प्लीट होते हैं। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d2 1 to 9 और ns का 0 और 1 और 2 होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसे हम क्या कहते हैं संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट एंड पेनल्टीमेट सेल क्या होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं। पेनल्टीमेट का मतलब होता है यहाँ पर नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट, नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट मतलब बाहरी कोष के जस्ट पहले। ठीक है, वो आपका क्या होता है पेनल्टीमेट सेल होता है। जैसे कि मान लेते हैं 2 है, 3 मान लेते हैं कहीं पे लिखा है 2, 8, 13, 1, तो यानी कि ये आउटर हो गया, ये आउटर हो गया, उससे पहले वाला ये कौन सा हो गया, ये हो गया पेनल्टीमेट। तो आप क्या कहेंगे पेनल्टीमेट कहेंगे। तो आउटर के पहले जो है वो पेनल्टीमेट है, यानी कि नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट इज नोन एज पेनल्टीमेट। ठीक है, ये आपका हो गया। और इसके साथ साथ जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है n-1 d1 to 9 ns0 और ns1 और ns। ठीक है, एक्सेप्शन के केस में आप देखेंगे तो जो डी है उसमें 10 भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर जो है वो एक्सेप्शनल भी केस है, तो ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन के केस में जनरली डी यानी कि पेनल्टीमेट डी सेल में, या अगर सब सेल देखें तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो सकते हैं 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है या तो ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है। दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 4th, 5th, 6th एंड 7th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इनको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। कहाँ पे होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं 4th, 5th, 6th और 7th। ठीक है, 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया और 7th पीरियड में पाए जाते हैं। पीरियड का मतलब होता है आवर्त, पीरियड में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं आवर्त में पाए। क्लियर, तो ये आपका क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसे हम यहाँ पे कहेंगे कि जो 4 पीरियड हैं कौन कौन से, 4th हो गया, इसके साथ साथ आपका कौन सा है 5th है, 6th है और 7th पीरियड है, इसमें ये जनरली क्या होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनके जो सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सीरीज है ये टोटल 4 सीरीज भी कहलाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं 4 सीरीज कहते हैं, 4 सीरीज। और ये 4 सीरीज में इसे हम क्या कहेंगे 3D सीरीज। ये आपका कौन सा है 3D सीरीज। ये आपको कौन सा है, इसको कहेंगे 4D सीरीज, इसको कहते हैं 5D सीरीज। ये जो है आपका इसे कहते हैं 6D सीरीज।
और टोटल मिला करके अगर हम डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो 40 एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में, जिनमें से 36 एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच 36 एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। और 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम नॉन ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, फुलफिल्ड है, नॉन ट्रांजिशन कह सकते हैं। ठीक है, असंक्रमण के नाम से जानते हैं, बट फिर भी इनको डी ब्लॉक में ही रखा जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक में ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी। टोटल सीरीज कितने हैं, 4 हैं, जिनमें से आप अगर देखेंगे डी ब्लॉक में कितने हैं टोटल, आपके 40 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 36 ट्रांजिशन और 4 आपके कैसे हैं, नॉन ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे वो है आपका इनर ट्रांजिशन। अगला है यहाँ पे आपका इनर ट्रांजिशन। एलिमेंट्स जिसे हम क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व भी संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम इसे कहते हैं। अगर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की हम बात करें तो इनमें आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं उनमें से 3 आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। कितने, 3 आउटर मोस्ट सेल्स आउटर मोस्ट सेल्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि पूर्ण नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं, 3 आउटर मोस्ट सेल्स। ठीक है, जिनमें से अगर हम देखें तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका n-2 n-2 f 1 to 14 n-1 d, क्योंकि पहले तो n-2 f होगा, फिर n-1 में आपका कौन सा आएगा, d। इसमें 0 या फिर कितना हो सकता है, 0 और 1 ns2। ये होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ns2 इनका कैसा होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम बात करें तो इनको हम जनरली 2 सीरीज में डिवाइड करते हैं। कितने सीरीज में, 2 सीरीज में, 2 सीरीज हैं इनके। ठीक है, कौन कौन सी 2 सीरीज हैं, एक है लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनॉइड्स, और दूसरा है एक्टिनॉइड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखे जाने की वजह से ही इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनका अगर हम देखें तो ग्रुप कौन सा है, ग्रुप होता है थर्ड बी, और पीरियड कौन सा है इनका, पीरियड है 6। ठीक है, यहीं पे इनका भी ग्रुप कौन सा है, थर्ड बी, और पीरियड कौन सा है इनका, 7। पीरियड कौन सा है, 7 है। ग्रुप थर्ड बी में रहते हैं और साथ ही साथ पीरियड कौन सा इनका, 7 है। और इनको अलग से पीरियोडिक टेबल में नीचे एक स्पेस दिया गया जिसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उनमें रखा गया। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अलग से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है, यानी कि एफ ब्लॉक बना करके उसमें रखा गया है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से है, सेरियम से लेकर के कहाँ तक, लूटेटियम तक, सेरियम टू लूटेटियम, सेरियम टू लूटेटियम। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्टिनॉइड्स की अगर बात करें तो जो एक्टिनॉइड्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हैं, आपके थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, यानी कि 90 से लेकर के 103 तक। थोरियम से लॉरेंशियम 90 से
103, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 103 होता है। और सेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 58 से लूटेटियम यानी कि 71 तक। ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा? लैंथेनॉइड्स में आएंगे। और इसी के साथ साथ एक्टिनॉइड्स में कितना होता है आपका? वो है थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक का केस है। और इसी के साथ साथ आपको एक बात बता दें, यहाँ पे जो लैंथनम है यानी कि जो लैंथेनम है वो आपका 57 एटॉमिक नंबर के साथ होता है। और यहीं पे एक्टिनॉइड में एक्टीनियम जो है वो 89 होता है, तो वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, कहाँ का होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ग्रुप थर्ड बी के पीरियड 6 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लैंथनम ही है, और यहाँ पे आपका कौन सा होता है? ग्रुप थर्ड बी के पीरियड 7 में देखेंगे तो वहाँ एक्टिनाइड है, उसी पीरियड में और उसी ग्रुप में रखा गया है जिसकी वजह से नाम दिया गया है। तो लैंथेनॉइड्स लैंथेनम के साथ रखा गया है, एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम के साथ रखा गया, लेकिन इनको पीरियोडिक टेबल में फिक्स ना होने की वजह से अलग साइड में एक एफ ब्लॉक एलिमेंट के एफ ब्लॉक बना दिया गया, जिसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसे कहते हैं या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी सीरीज में लगभग 14 एलिमेंट्स हैं। कितने से 14 एलिमेंट्स हैं। लैंथेनॉइड्स में भी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ भी कितने हैं? 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल मिला करके 28 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।